बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड देख चुके हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी देख चुके हैं। आज हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का हेड देख रहे हैं और हेड्स ऑफ इनकम किस सेक्शन में लिखे हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था कि सेक्शन नंबर 11 में ये बताया गया है कि इनकम जितनी भी तरह की हो उन सबको 5 हेड्स में कैटेगराइज किया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 5 हेड्स में से 2 हम कवर कर चुके हैं, तीसरा हम आज कवर करने जा रहे हैं। इस हेड का नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो हम जैसे कि मॉड्यूल 1 में हम ये करते हैं कि ऑर्डिनेंस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, तो आज इसी सिलसिले में एक हम क्लास कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम लॉ को पढ़ें, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हम पहले बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एसेट आपने ख़रीदा और वो गाड़ी है। तो अब गाड़ी, अगर मैं ये कहूँ कि गाड़ी की कॉस्ट क्या आई ख़रीदने की, तो आप ये कहेंगे जी मैंने शोरूम से 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, तो कॉस्ट है वो गाड़ी की। और फिर मैं आपने 1 साल रखी और 1 साल रखने को हम कहेंगे कि होल्डिंग पीरियड 1 साल है। अब 1 साल के बाद आपने उस गाड़ी को बेच दिया, तो हम कहेंगे कि 1 साल होल्डिंग पीरियड है, जब आपने बेचा तो आपको ज़ाहिर है पैसे मिले। तो इस पैसे मिलने को हम कहते हैं कि डिस्पोज़ल पे कंसिडरेशन रिसीव हुई है, या आप ये कह दें कि डिस्पोज़ल हुई और आपको सेल प्रोसीड्स मिली, यानी आपको पैसे मिल गए। फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख की गाड़ी ली थी, आपने 15 लाख की बेच दी, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आपको 5 लाख का गेन हो गया, 15 लाख की सेल प्रोसीड हुई, या दूसरे अल्फाज में हम इसको कहेंगे लॉ में कंसिडरेशन रिसीव हुई कितनी, 15 लाख, और कॉस्ट क्या थी, 10 लाख रुपए। सो मैं ये कहूँगा कि भाई 5 लाख रुपए का मेरा गेन हो गया। सही है। तो इस फॉर्मूले को हम देखते हैं। कंसिडरेशन रिसीव्ड, यहाँ आप ऐड कर लें, रिसीव से आगे लिख दें ऑन डिस्पोजल ऑफ, यहाँ रिसीव्ड से आगे आप नोट कर लें ऑन डिस्पोजल। तो इसको मैं यूं पढ़ूंगा, कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास एक गेन वर्कआउट हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने एक आम सी मिसाल ली कि आपने एक गाड़ी खरीदी थी, तो 15 लाख रुपए को हम कहेंगे कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ कार। 15 लाख माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ क्या, कार, कॉस्ट ऑफ कार 10 लाख थी। तो ये तो एक बेसिक सी एक अंडरस्टैंडिंग की बात हो गई, ताकि हमें पता चल जाए हम क्या क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं। अब आ जाएं आप सेक्शन नंबर 37 की तरफ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हम बात करते हैं कि हम कैपिटल गेन से क्या मुराद है। कैपिटल गेन से मुराद है, उससे पहले आप ये समझ लें कि कैपिटल एसेट क्या होता है। हमने कार की बात की थी, अब आप अपने जहन में कार को रिप्लेस कर दें कैपिटल एसेट से। अब एक चीज है वो हम समझेंगे कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। तो कैपिटल एसेट को खरीदना, उसको होल्ड करना और फिर बेच देना, उससे आने वाले फायदे को कहते हैं कैपिटल गेन, और वो हमारा आज का सब्जेक्ट है। तो अब तक की सारी बात एक तमहीदी बात थी, प्रियम्बल था, कि हम ताकि एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि कानून में किस चीज़ को टैक्स कराया जा रहा है। तो कैपिटल एसेट्स की एक लिस्ट है, हम उसे देख लेंगे। उस लिस्ट में जो एसेट्स हैं आप उनको खरीदें, होल्ड करें। होल्डिंग पीरियड को आप मद्देनज़र रखते हुए टैक्स लगाएंगे कि भाई 1 साल तक अगर आपने होल्ड किया तो ये टैक्स देना होगा गेन पर, 2 साल तक होल्ड किया तो ये टैक्स देना होगा, इतने साल बाद होल्ड करने के बाद बेचा तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। सो फॉर्मूला हमने ये बना लिया, कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, यानी जो पैसे आपको रिसीव होंगे, एक बिल्कुल आम सी जबान में, कि जो पैसे आपको रिसीव होंगे कैपिटल एसेट को बेचने पर, उसमें से क्या माइनस कर दें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, जितने रुपए पे कैपिटल एसेट को खरीदा गया था। तो आपके पास क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा, और आप इसको टैक्स कर देंगे। कैसे करेंगे वो तो अब हम आगे सीखेंगे। इसका मतलब हुआ हमें ये पता चलना चाहिए कि कैपिटल एसेट क्या है। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल एसेट, व्हाट आर द आइटम्स इंक्लूडेड इन कैपिटल एसेट्स, तभी हम अपने सही ट्रीटमेंट कर सकेंगे टैक्सेबिलिटी। आफ्टर सेइंग दिस, आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू देना है कि ऑर्डिनेंस में कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी कैसे की गई है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स।
क्योंकि हम कैपिटल गेन कैपिटल एसेट पे निकलेगा, तो इसलिए कैपिटल एसेट को हम समझ लेंगे। अब हम ये समझते हैं कैपिटल एसेट है, आपने समझ लिया, गेन भी आ गया, अब टैक्सेबिलिटी कैसे होगी उसकी, तो इस सिलसिले में मैंने एक चार्ट बनाया है। देखें, ये आ गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की जो टैक्सेबिलिटी है वो दो तरह से वर्कआउट हो रही है ऑर्डिनेंस में। दो चार्जिंग सेक्शन है, एक चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 37, ठीक है, और एक चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 37A। सेक्शन नंबर 37 और 37A में कुछ फर्क है। सेक्शन नंबर 37A स्पेसिफाइड एसेट्स की बात करता है, जैसे कि ये मेंशन किया है मैंने। सेक्शन नंबर 37A में स्पेसिफाइड एसेट्स है। क्या मतलब स्पेसिफाइड एसेट्स का? आप जब सेक्शन 37A को देखेंगे, उसमें कुछ एसेट्स लिख दिए गए हैं, मतलब स्पेसिफाई कर दिया गया है कि सेक्शन 37A इन एसेट्स की बात कर रहा है, और उस पे स्पेसिफाइड रेट्स लगते हैं। स्पेसिफाइड रेट्स का क्या मतलब है? स्पेसिफाइड रेट्स का मतलब ये है कि उस पे जो नॉर्मल स्लैब रेट है वो एप्लीकेबल नहीं है। वो क्या होते हैं? जो कि डिवीजन 1 में इंडिविजुअल और एओपी के लिए होते हैं, डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, और जो डिवीजन 2 होता है उसमें कंपनी के लिए होते हैं, स्मॉल कंपनी 20% और अदर कंपनी 29 और बैंकिंग 39। सो 37A में कुछ एसेट्स हैं, उन एसेट्स को स्पेसिफाई कर दिया है लॉ ने। एक मिसाल उसकी ले लें, जैसे शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। सो अगर शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी किसी टैक्स पेयर के पास है और वो सेल उसकी होगी, उस पे गेन आएगा, तो वो 37A में वर्कआउट होगा। इसी तरह से जो जो जैसे डेट सिक्योरिटीज हैं, वो भी 37A का पार्ट है। तो स्पेसिफाई कर दिया है 37A ने कुछ एसेट्स को, वो हम जब पढ़ेंगे 37A तो देखेंगे। आज आपको इतना समझना है कि कुछ स्पेसिफाइड एसेट कैपिटल एसेट्स हैं, उन पे स्पेसिफाइड रेट है, उसको 37A डील करता है, और ये एक अलग बात हो गई। और ये है भी सेपरेट ब्लॉक इनकम, यानी ये सेपरेट ब्लॉक इनकम हम उसको बोलते हैं जो कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्लब नहीं होती चीज़ें, एनटीआर में नहीं होता, तो सेपरेट टैक्स रिजीम में होता है, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं रिजीम्स को बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। अब आप आ जाइए दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, दूसरी कैटेगरी की तरफ। 37A की तो हमने बात कर ली, जो कि हमारे राइट साइड पे है कैपिटल गेन की हिस्ट्री में। उसके बाद लेफ्ट साइड पे ये मैं हाइलाइट करना चाह रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। तो 37, अब 37 में क्या है? 37 में दो तरह के कैपिटल एसेट्स को लाया गया है। पहला कैपिटल एसेट है इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपको पता ही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं बिल्डिंग को, जायदाद, गैर मनकुला जायदाद उर्दू में कहा जाता है, ठीक है। नंबर वन प्रॉपर्टीज आएंगी इसमें। अच्छा, प्रॉपर्टी कौन सी आएंगी? जो कि स्टॉक एंड ट्रेड ना हो और डेप्रिशिएबल एसेट ना हो। स्टॉक एंड ट्रेड का क्या मतलब हुआ और डेप्रिशिएबल एसेट्स का क्या मतलब हुआ, इसको अभी हम आगे लॉ में पढ़ लेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि 37 का एक सब्जेक्ट मैटर है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसकी कैसे टैक्सेबिलिटी होगी? स्पेसिफाइड रेट, अगेन ये सेपरेट ब्लॉक इनकम है, इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रिजीम वाले रेट्स नहीं लगेंगे। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी निकल गई, स्पेसिफाइड एसेट 37A के भी निकल गए। अब कुछ अदर कैपिटल एसेट्स रह गए। फॉर एग्जांपल, शेयर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शेयर इन पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। इसके अलावा आपकी गाड़ी है, आपकी घड़ी है, आपका पर्सनल फर्नीचर है, आपकी लैंड है, पर्सनल लैंड है। सॉरी, पर्सनल लैंड यहाँ नहीं आएगी, पर्सनल लैंड की तो बात यहाँ हो गई ना, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर हो गई। तो अदर कैपिटल एसेट्स में आ गई आपकी जो मैंने दो मिसाल आगे हम देख लेंगे, और भी हमने दो मिसालें आप सिर्फ अदर कैपिटल एसेट्स के लिए यहाँ ले लें। शेयर्स इन पार्टनरशिप फर्म, राइट, शेयर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहीं तक रखें। और इसके अलावा और इसके अंदर आप कर दें पर्सनल एसेट्स। फॉर एग्जांपल आपकी ज्वेलरी है, आपकी कोई कोई आपका आर्टिस्टिक वर्क है, कुछ सीनरी है आपके पास, वगैरह वगैरह। इसको आगे हम देख लेंगे। एक चीज करेक्ट कर लें, मैंने गलती से ये कह दिया कि लैंड, पर्सनल लैंड, ये गलत बोल दिया मैंने। इसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर कर चुके हैं और वो सेपरेट टैक्स के अंदर जाएगी, सेपरेट रेट्स पे, सेपरेट ब्लॉक इनकम है। अदर कैपिटल एसेट्स जो है इनकी टैक्सेबिलिटी कैसे है? नॉर्मल स्लैब रेट। इनका जो भी प्रॉफिट आएगा आपको अपनी अदर नॉर्मल इनकम में उसको मर्ज करना है। सेल लेट्स से आपका ज्वेलरी है, आपने बेच दी, तो उसका जो गेन होगा वो आप अपनी सैलरी के साथ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ टैक्सेबल इनकम में ऐड करके नॉर्मल रेट पे टैक्स कराएंगे, जो कि डिवीजन 1 या डिवीजन 2 के रेट्स हैं, ठीक है। तो ये ओवरव्यू हमने दे दिया कैपिटल गेन्स का। अब हम लॉ की वर्डिंग्स पे चलते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं।
अच्छा, इससे पहले कि हम सेक्शन नंबर 37 को पढ़ना शुरू करें, हम सबसे पहले सेक्शन नंबर 37 में एक डेफिनेशन दी गई है कैपिटल एसेट की, हम उसको देख लेते हैं और उसको देखने के बाद फिर हम सेक्शन नंबर 37 को बाकायदा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 37। अब हम सब सेक्शन 5 पढ़ने जा रहे हैं। इन दिस सेक्शन, कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन। कैपिटल एसेट्स का मतलब ये है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो जो कि एक पर्सन ने होल्ड की हुई हो। पर्सन मतलब चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एओपी हो। वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, चाहे उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक बनता हो, चाहे बिजनेस से ताल्लुक ना बनता हो, बट डज नॉट इंक्लूड। लेकिन अब जो नीचे तीन बातें बताई जा रही हैं, तीन चीजें बताई जा रही हैं, इनको आप माइनस कर दीजिएगा। इसके अलावा तमाम चीजों को कैपिटल एसेट कहेंगे, इन तीन के अलावा। नंबर वन, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड आपकी जो बिजनेस की इन्वेंट्री होती है उसके बारे में बात की जा रही है कि जो बिजनेस की इन्वेंट्री है, जो बिजनेस पर्पसेस के लिए आप होल्ड करते हैं, उसको आपको कैपिटल एसेट नहीं कहना है। ठीक है? इट मींस बिजनेस स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्री, सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। देखिए, होता ये है कि जो आपकी बैलेंस शीट में स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस इन्वेंट्री आ रही होती है, वो तो ऑलरेडी इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज हो रही होती है, क्योंकि मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज बनाई हैं। जब आप सेल करते हैं अपने इन्वेंट्री को, तो क्या एंट्री बनती है? अकाउंट रिसीवेबल आप डेबिट करते हैं और सेल्स क्रेडिट कर देते हैं। और साइमल्टेनियसली आपका अगर अकाउंटिंग सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली एक एंट्री बनाता है। अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक एंट्री बैक एंड पे बना देते हैं कि स्टॉक इन ट्रेड क्रेडिट कर देते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली लेट्स से कि आपने ये सेकंड एंट्री की वैल्यू ₹10 है, ₹10 का स्टॉक था, आपने ₹15 का बेचा, तो ₹5 का गेन इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स हो जाता है। तो लिहाजा इसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बेचने पे उसका प्रॉफिट या लॉस, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स हो रहा होता है। उसके बाद सेकंड आइटम क्या है? सेकंड आइटम है any asset with respect to which the asset is in the person is entitled to a depreciation deduction under section 22 or amortization deduction under section 24। इसको थोड़ा सा मैंने एलोबरेट किया है, हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने सेक्शन 22 24 अभी नहीं देखा है। तो हम यहाँ पहले से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे एसेट्स हैं जिनकी ऊपर डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन आपको मिलता है बिजनेस में, तो आप उनको भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से निकाल दें। अब वो क्या होते हैं? डेप्रिसिएशन डिडक्शन आप पहले समझ लें विद रेफरेंस टू सेक्शन 22। डेप्रिसिएशन डिडक्शन इज अलाउड फॉर डेप्रिशिएबल एसेट्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 15। दीज एसेट्स इंक्लूड, देखें एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 22, वहां एसेट्स की लिस्ट दी गई है और उन एसेट्स को कहा गया है ये डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ये एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, वही यहाँ लेकर आई गई है। इसका मतलब ये होता है आप एक ऐसा एसेट खरीदें जो आपको 1 साल से ज्यादा अरसे तक बेनिफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा है बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा यूज्ड होली और पार्टली फॉर ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। आपने बिजनेस के लिए एक मशीन खरीद ली। अब वो जो मशीन खरीदी है, जाहिर है आप एक पहले ही साल में 1 करोड़ की मशीन ली है, उसको एक्सपेंस कर देंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस आ जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी एसेट्स खरीदा है जिसकी बेनिफिट 1 साल से ज्यादा आपको मिलेगी, आप उसको फिक्स एसेट में पार करें। तो लिहाजा आप बिल्डिंग, मशीनरी, क्योंकि बहुत अरसे तक आपको बेनिफिट देते रहते हैं, तो आप फिक्स एसेट्स में इसको पार करते हैं। तो फिक्स एसेट में आपने पार कर दिया, तो अब क्या करें? ज़ाहिर है वियर एंड टियर हर गुज़रते दिन के साथ उसकी वैल्यू तो कम हो रही है, तो ज़ाहिर है उसकी कोई डिडक्शन तो अलाउ होनी चाहिए। तो ड सेक्शन 22 ये बताता है कि मशीनरी, लेट्स से आपने 1 करोड़ की ली है, तो हर साल आप एक सर्टेन परसेंटेज, लेट्स सपोज़ 15%, और ये 15% ही है सेक्शन 22 में भी, 15, अगर ₹100 की प्रॉपर्टी है तो ₹15 हर साल आप अपने एसेट से माइनस करते जाइए और उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पे बुक करते जाइए। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा डेप्रिशिएबल एसेट है, तो वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट तो आपकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस में हो रहा है।
क्योंकि आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस को ये रिड्यूस कर रहा है। इसके बाद amortization deduction is allowed for intangibles as defined under section 22 subsection 11. These assets includes computer software, trademark, copyright, patents, etc. and used wholly or partly for driving income from business. ये भी बैलेंस शीट आइटम की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल आज आपने एक ईआरपी सिस्टम ले लिया, ज़ाहिर है ईआरपी सिस्टम आपने 2-3 करोड़ का ले लिया, या अगर आपने स्मॉल ईआरपी भी लिया तो वो भी 2-3 लाख का है। तो आप इसको एक्सपेंस नहीं करते बिकॉज़ बेनिफिट आपको बहुत अरसे तक मिलता रहता है। तो आप इसको भी अमोर्टाइज़ करते हैं, यानी डेप्रिसिएशन करते हैं आप बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह एसेट्स के लिए आप डेप्रिसिएशन का वर्ड लेते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कॉपीराइट है, सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आप अमोर्टाइज़ेशन का वर्ड लेते हैं। तो इसकी भी अमोर्टाइज़ेशन कैसे करनी है और कौन-कौन से एसेट्स हैं सेक्शन 24 में बताए गए हैं। आप अमोर्टाइज़ेशन हर साल, फॉर एग्जांपल आपने सॉफ्टवेयर लिया ₹100 का और हम कहते हैं हम इसे 10 साल में अमोर्टाइज़ करेंगे। तो आप हर साल 10-10 रुपए या जो भी अमाउंट बनता है आप अपने एक्सपेंस को चार्ज करते हैं। तो दूसरी बात ये कही है कैपिटल एसेट्स में वो एसेट भी नहीं है जिस पर डेप्रिसिएशन आपको मिलता है और जिस पे आपको अमोर्टाइज़ेशन मिलता है, और ये दोनों एसेट्स डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइजेशन डिडक्शन जिन एसेट्स पे मिलती है जिसे इंटेंजिबल्स कहते हैं वो आपकी बैलेंस शीट आइटम है, आपके बिजनेस के आइटम्स हैं, ठीक है? जिनका जो इनकम फ्रॉम बिजनेस ड्राइव करने के लिए यूज हो रहे हैं, या उस बिल्डिंग उस फर्नीचर की बात नहीं हो रही जो आपका पर्सनल है, जो आपके घर पे रखा हुआ है, या आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन या अपने लिए कोई पर्सनल यूज के लिए कोई सॉफ्टवेयर ले लिया, उसकी बात नहीं हो रही। वो वो इंटेंजिबल्स और वो डेप्रिशिएबल एसेट जो फॉर बिजनेस पर्पस आपने लिए हैं। तो अब तक हमने क्या बात की, 2 चीज़ें हमने कैपिटल एसेट से निकाल दी। एक स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा डेप्रिशिएबल एसेट्स और और वो एसेट जिन पे अमोर्टाइज़ेशन मिलती है। नंबर 3 ये कह रहे हैं कि एनी मूवेबल एसेट। देखें, एक होता है इमूवेबल एसेट और एक होता है मूवेबल एसेट। इमूवेबल के अंदर क्या आ जाता है? आपकी जो बिल्डिंग आ जाती है और लैंड आ जाती है, इसे हम कहते हैं इमूवेबल। और मूवेबल क्या होती है? इन 2 के अलावा जो भी चीज़ें मूवेबल है, आपका रुपया, पैसा, आपके बैंक अकाउंट मूवेबल हैं, आपकी कार मूवेबल है, आपने कोई घर पे जनरेटर रखा हुआ है, वो मूवेबल है, फर्नीचर पर्सनल मूवेबल है, ठीक है? तो एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 38 हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। ये बता रहे हैं कि जो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो आपकी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, ये देखिए बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें, जो बातें, जो आइटम हटाने थे ऊपर हट चुके, अब बता रहे हैं कि तमाम कोई भी आपका पर्सनल एसेट हो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, सिवाय उन आइटम्स के जिनको सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 38 में बता दिया गया। इसका मतलब ये है कि आप यूं कहें कि ये जो लिस्ट है ये प्रोवाइड की गई है, ये सारे के सारे कैपिटल एसेट हैं। मैंने ऑर्डिनेंस से सेक्शन 38 को रेफर करने के बजाय छोटा-सा टुकड़ा उसका उठा लिया कि ये जो आइटम है ये तो कैपिटल एसेट हैं और ये सारे आइटम पर्सनल यूज़ के लिए हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी कैपिटल एसेट्स होंगे पर फॉर पर्सनल यूज़ हैं, वो आपके जितने भी एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसके अलावा जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपने हेल्ड फॉर पर्सनल यूज़ हैं, वो कैपिटल एसेट की डेफिनिशन में नहीं आएँगे। इसको हम दोबारा से रिफ्रेज़ कर लेते हैं, यहाँ हमने कर लिया। It means personal assets other than mentioned in above list are not covered in the definition of capital asset. यानी ये जो लिस्ट बताई गई है पर्सनल एसेट्स की, ये तो कैपिटल एसेट हैं, इसके अलावा जो भी पर्सनल एसेट्स होंगे वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे आपकी आपकी मोटर व्हीकल है, आपकी मोटर बाइक है, आपके घर का फर्नीचर है, आपकी वॉच है, एटसेट्रा। तो अगर आपने कोई घड़ी बेच दी है, तो इस पे कोई ये कैपिटल एसेट नहीं है, तो इसकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होनी। आपने घर का फर्नीचर बेच दिया, तो इस पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होनी। तो हमने कैपिटल एसेट के अंदर ये बात की, इसको एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। क्योंकि इस पूरे सेक्शन में सिर्फ़ एक ये इम्पोर्टेंट डेफिनिशन ही है, आगे तो टैक्सेबिलिटी आसान है तरीका। कैपिटल एसेट की हमने ये बात की, कैपिटल एसेट कहते हैं कोई भी एसेट हो, चाहे बिज़नेस से कनेक्टेड हो या नहीं हो। लेकिन 3 चीज़ें मत लीजिएगा, स्टॉक इन ट्रेड मत लीजिएगा, फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल्स जो कि आपके बिज़नेस में यूज़ हो रहे हैं उसको मत लीजिएगा, और इन इन ये जो ये लिस्ट है, इसको मैं अब डिफरेंट कलर कर देता हूँ बताने के लिए, लाइट ब्लू कर दिया मैंने। ये जो लिस्ट है, ओहो! तो उसके ऊपर हो गया। ख़ैर, ये जो लिस्ट है,
जो कि सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 में ली बताई गई है। ये कैपिटल एसेट है। इनके अलावा तमाम एसेट जो पर्सनली हेल्ड किया है आपने, वो आपके कैपिटल एसेट नहीं है, जिसको हमने यहाँ बता दिया। मसलन गाड़ी है, घर के फर्नीचर है, घर का जनरेटर है, घर की वॉच है। तो अब आप अगर इनको बेचेंगे तो इसकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल एसेट है ही नहीं। अच्छा, अब हमने जो अब तक बात की है ऑर्डिनेंस से और समझने की कोशिश की है, अब हम इसको सम अप भी कर देते हैं यहाँ पे। अगर अब तक हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आई तो हम यहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग दोबारा से बना लेते हैं। देयरफॉर एसेट्स इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, वेदर पर्सनल और बिजनेस एसेट। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो लैंड बिल्डिंग दोनों आती है ना, लेकिन हम क्लॉज ए में बात करना चाह रहे हैं कि ऐसी जायदाद जो कि सिर्फ जमीन हो जिसमें, अब वो जमीन चाहे पर्सनल हो यानी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में पार्क हुई हुई हो, या आपकी बिजनेस एसेट हो चाहे बैलेंस शीट में आ रही हो, अगर इसको आप बेचेंगे तो इसका गेन और लॉस अंडर दी हेड कैपिटल एसेट्स में आएगा, कैपिटल गेन्स में आएगा। उसके बाद बी, इमूवेबल प्रॉपर्टी दोबारा मैंने ली है, लेकिन यहां मैं बताना चाह रहा हूं कि ये कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो कि बिल्डिंग है। और कौन सी बिल्डिंग? क्या वो बिजनेस की बिल्डिंग है? नहीं, बिजनेस की बिल्डिंग तो हम नहीं ले सकते क्योंकि उस पे तो डेप्रिसिएशन मिलता है। तो यहाँ पर वो बिल्डिंग है जो आप पर्सनली यूज के लिए आपने रखी हुई है, वो आपका पर्सनल एसेट है जो आपकी वेल्थ में रिपोर्ट हो रहा है, तो वो भी कैपिटल एसेट है। उसके बाद कैपिटल इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसका मतलब है अगर आप किसी एओपी में पार्टनर हैं तो एओपी में जो भी आपका जो आपकी इक्विटी है, जो आपका कैपिटल अकाउंट है, वो ज़ाहिर है आपका एसेट है। अगर आप किसी नए पार्टनर को बेच देंगे तो आपको उस पे गेन या लॉस हो सकता है, तो वो भी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स में आएगा। इसके बाद शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये जब मैं आपको ऊपर ट्री समझा रहा था तो मैंने कहा सेक्शन सेक्शन नंबर 37 में दो चीजें आएंगी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी और अदर एसेट्स आएंगे। अदर एसेट्स की ये एग्जांपल है कि कैपिटल इन एओपी, शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपके पास कोई पेंटिंग है, कोई ड्राइंग आर्ट वर्क है, आपकी ज्वेलरी है। अच्छा, ज्वेलरी के बारे में मिसकंसेप्शन ये है कि भाई इस पे टैक्स नहीं होता, नहीं, ये आपका पर्सनल एसेट है, लेकिन ये वो पर्सनल एसेट है जिसको ऑर्डिनेंस ने खुद कहा है कि ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा, तो ज्वेलरी भी कैपिटल एसेट है। इसके बाद चंद चीजें और आगे बताई हैं जिसमें खास तौर पे एक कोई एंटीक आपके पास है तो ये भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में है। तो यहाँ तक हमने ये बात कर ली कि कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि अब कैपिटल एसेट समझ आ गया तो अब इसकी टैक्सेबिलिटी समझने में कोई खास वक्त हमारा नहीं लगेगा। आइए सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 कैपिटल गेन सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस अ गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट by a person in a tax year other than gain that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head in capital gain। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट को बेचने पर जो गेन होगा वो कैपिटल गेन के हेड में टैक्स होगा, एक्सेप्ट ये कि उसको एग्जाम्प्ट किया गया हो कि ऑर्डिनेंस में कहीं और। अच्छा, एग्जाम्पशन देखने के लिए ऑर्डिनेंस में आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं सेकंड शेड्यूल में, दो जगह एग्जाम्पशन है। पार्ट वन में एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम है और पार्ट फोर के अंदर एग्जाम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजंस है। तो हम इन दो पार्ट्स को रेफर कर लेते हैं, अगर कैपिटल गेन्स के बारे में कोई एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड होगी तो यहाँ प्रोवाइडेड होगी। बहरहाल आगे चलते हैं। सबसेक्शन 1A, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, यानी सबसेक्शन 1 में कुछ भी दिया गया हो, आप यहाँ अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेपरेट टैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए उसको डिसरिगार्ड करके यहाँ ये बात कही जा रही है, गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो अगर कोई बाहर मुल्क में प्रॉपर्टी है तो उससे मुतालिक ये नहीं है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान की टैक्सेबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। टू अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम under the head capital gain at the rate specified in division 8 of part 1 of first schedule। अच्छा, इसको इस सारी बात को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान इज टैक्स्ड एज सेपरेट ब्लॉक इनकम। यानी आपने एक प्रॉपर्टी 100 रुपए की ली, 200 रुपए की बेच दी, 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद, होल्डिंग पीरियड आप चेक कर लें,
तो आपकी टैक्सेबिलिटी इस शेड्यूल के तहत हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल बनाते हैं, मैंने एक प्लॉट लिया था 1 साल पहले और 3 साल बाद मैं बेच रहा हूँ। तो फिर देखिए मैं कहाँ और लिया था मैंने ₹100 का, बेचा है ₹200 का, मेरा ₹100 का गेन आया। अब मैं देखूँगा मैंने कितने साल होल्ड किया है, मैंने 3 साल होल्ड किया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो देखें, ये सीरियल नंबर 3 में आ रहा है वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 2 ईयर बट डज़ नॉट एक्सीड 3 ईयर, लेकिन मैंने तो 3 साल बाद बेचा है। तो वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 3 ईयर बट डज़ नॉट एक्सीड 4 ईयर, तो मुझे मेरे ₹100 के गेन पे साढ़े 7% यानी ₹7.5 का टैक्स अदा करना होगा। अच्छा, अगर ये ओपन प्लॉट की बात हो गई। अच्छा, ओपन प्लॉट कब बेचें कि उसपे कोई टैक्स नहीं होगा? वेयर द होल्डिंग पीरियड अगर 6 साल बाद 6 ईयर 6 साल बाद अगर आप एक लैंड बेचते हैं तो उसपे कोई टैक्स नहीं है। इसी तरह ये बिल्डिंग के बारे में बात की गई है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। अगर आप बिल्डिंग 4 साल के बाद बेचते हैं तो देखें उसपे कोई टैक्स नहीं है। अगर आप फ्लैट की बात करें तो फ्लैट आप 2 साल के बाद बेचते हैं तो कोई टैक्स नहीं है। ये बहुत सिंपल सा टेबल है। आपने अपना गेन वर्कआउट करना है, जो फ़ॉर्मूला अभी नीचे भी हम देख लेंगे। जो हम पहले डिस्कस भी कर चुके, कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू गेन। गेन पे फिर ये देखें कितने साल का होल्डिंग पीरियड क्या था, होल्डिंग पीरियड को देखें, गेन को देखें और यहाँ से आप परसेंटेज सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर दें आप अपने गेन से। तो इस तरह ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैपिटल गेन पर टैक्स की बात हो गई, जो कि सेपरेट ब्लॉक इनकम है, ये आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं होता। अब आगे चलते हैं। Subsection 2. Subject to subsection 4, the gain arising on disposal of capital asset by a person shall be computed in accordance with following formula, namely. अब ये वो फॉर्मूला है जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया, लेकिन अब यहाँ दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। ए क्या है? बेसिकली कंसिडरेशन रिसीव्ड है, जो कि जब आपने कैपिटल एसेट डिस्पोज किया और आपको मिली, और बी क्या है? कॉस्ट है। ए इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड। कंसिडरेशन रिसीव्ड कैसे निकालेंगे? कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। अच्छा, कंसिडरेशन रिसीव्ड कैसे निकालेंगे? कंसिडरेशन रिसीव्ड की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 77 में भी दी गई है। और इसमें अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई चीज है, फिर तो उसकी जाहिर है जो भी आपको फेयर मार्केट वैल्यू मिल गई है वो जाहिर है आपकी कंसिडरेशन रिसीव होगी। लेकिन प्रॉपर्टी के केस में आपको क्या करना है? ये आपको करना है अमाउंट रिसीव और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कंसिडरेशन रिसीव कैसे निकलेगी, उसका ये फॉर्मूला है। मिसाल के तौर पर आपकी एक प्रॉपर्टी थी जिसकी एफबीआर की वैल्यू ₹100 थी, लेकिन आपका एक्चुअल ऑफिशियल सौदा 200 ₹150 का हो गया। दोनों पार्टीज अच्छी हैं, कंप्लायंट हैं, उन्होंने कहा हमारा जो सौदा है हम उसी पे एग्रीमेंट्स बनाएंगे, टैक्सेस देंगे, तो बहुत अच्छे टैक्स पेयर हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एफबीआर की प्राइस तो थी ₹100 की, और उन्होंने ₹150 पे अपना सौदा कर लिया, सेल एग्रीमेंट बना लिया। तो अब अमाउंट रिसीव्ड क्या होगा सेलर के हाथ में? 150, जबकि एफबीआर की वैल्यू क्या है, जिसको हम एफएमवी कहते हैं, सेक्शन 68 की वैल्यू, वो 100 है। तो आपको क्या लेना होगा? 100 नहीं लेना होगा, आपको 150 लेना होगा। लेकिन लेट्स से कि सौदा एफबीआर की वैल्यू पर ही हुआ है, तो ज़ाहिर है दोनों 100 होंगी एक्चुअल रिसीव और जो एफबीआर की वैल्यू है। तो आपकी जो ए कंपोनेंट की वैल्यू होगी फिर 100 होगी। लेकिन लेट्स से आपने सौदा किसी भी वजह से बहुत अंडर वैल्यू कर दिया, आपने ₹80 का सौदा कर दिया, तो एक्चुअल रिसीव्ड वैल्यू तो एक्चुअल रिसीव का मतलब है एज पर एग्रीमेंट, एज पर सेल एग्रीमेंट जो आप रिसीव कर रहे हैं, जो ऑफिशियल है, जो आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दिखा रहे हैं, अनऑफिशियल मनी की बात नहीं हो रही। आमतौर से तो ये होता है मार्केट में एक ₹100 का सौदा हो रहा होता है, हम एफबीआर की वैल्यू क्योंकि एक्चुअल मार्केट प्राइस से कम होती है, तो हम एफबीआर की वैल्यू पे सौदा करते हैं और बाकी अनऑफिशियल कैश का एक्सचेंज हो जाता है, तो वो बात नहीं हो रही। तो आपकी खुलासा ये है कि आप एक्चुअल रिसीव का मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू अगर सेल एग्रीमेंट की प्राइस ज्यादा है तो वो लेंगे, वरना एफबीआर की वैल्यू लेंगे। अगर एफबीआर की वैल्यू नहीं है तो फिर आप एक्चुअल अमाउंट को कंपेयर कर लीजिएगा, वो वैल्यू, वो डीसी वैल्यू जो कि स्टैम्प ड्यूटी के लिए वर्कआउट अवेलेबल होती है। अगर पाकिस्तान के किसी ऐसे शहर की या किसी ऐसे गांव की प्रॉपर्टी बिक रही है जहां पर एफबीआर की वैल्यू अभी तक मुतय्यन ही नहीं की गई, उस सूरत में। चलें, ये तो कंपोनेंट ए की बात हो गई। वक्त देख लें हमारा कितना रह गया, ताकि हम टाइम से अपने काम को ख़त्म कर लें। चलें, थोड़ा सा ही वक्त रह गया है। ओके, क्लॉज बी क्या है? क्लॉज बी में कॉस्ट ऑफ एसेट है। कॉस्ट कैसे वर्कआउट होगी? जब आपने वो एसेट खरीदा था तो आपने कुछ कंसिडरेशन पे की थी, और जब फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी थी या गाड़ी ली थी तो आपने उसके साथ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी, उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी आपने पे की थी, वो भी ऐड कर दें। एक्सपेंडिचर टू इम्प्रूव द एसेट्स, फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह कराया है, तो वो भी आप कॉस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे।
तो इस तरह से आप a माइनस बी आपका फॉर्मूला वर्कआउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हमारी बात हो गई। हमने फॉर्मूले की बात कर ली। अच्छा, सबसेक्शन 4 देख लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग कंपोनेंट बी ऑफ द फार्मूला इन सबसेक्शन 2, नो अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पर्सन। कंपोनेंट बी क्या था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट की बात हुई थी, जिसमें हमने कहा था कि 3 कंपोनेंट नॉर्मली होते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ एसेट बनाते हैं, जिसमें हमने कंसिडरेशन गिवन की बात की, जो परचेज प्राइस थी आपकी, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जो हुए इन एक्वायरिंग और डिस्पोजिंग ऑफ एसेट, और एक्सपेंडिचर टू इम्प्रूव द एसेट। तो इसमें बात ये की जा रही है कि कंपोनेंट बी का कोई एक ऐसा खर्चा है जो कंपोनेंट बी का पार्ट नहीं बन सकता, उसके बारे में बात की जा रही है। क्लॉज ए में ये बात लिखी है, दैट इज और मे बी डिडक्टेड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। यानी अगर कोई ऐसा खर्चा है जो कि रेवेन्यू नेचर का है और उसने उसका आपने एक्सपेंस क्लेम कर लिया है किसी अदर हेड में, तो आप ज़ाहिर है उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। कॉस्ट का पार्ट तो वही खर्चा बन सकता है जो कैपिटल नेचर का होता है। उसके बाद क्लॉज बी है, दैट इज रेफर्ड इन सेक्शन 21, डिडक्शंस नॉट अलाउड। डिडक्शन नॉट अलाउड पे हम बात कर चुके हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल्स की वीडियो भी हम बना के डाल चुके हैं। तो इसका मतलब इनएडमिसिबल वाला आप सेक्शन देख लें, उसकी एग्जांपल्स देख लें, वो तो बहुत लंबी चौड़ी है। इसका खुलासा ये था कि सेक्शन 21 में इनएडमिसिबल डिडक्शंस की एक लिस्ट दी गई है कि अगर आपने इस इन इन कंडीशंस को मीट नहीं किया, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, लेट्स से पर्सनल बिल्डिंग थी और उस पे आपने एक ब्रोकरेज दिया। अब वो जो ब्रोकरेज दिया वो तो एक इंसिडेंटल एक्वायरिंग कॉस्ट है, आप ब्रोकरेज को भी कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। लेकिन अगर आपने लेट्स सपोज ब्रोकरेज पे करते हुए आप विदहोल्डिंग एजेंट थे सेक्शन 20 233 में, 233 में, लेकिन आपने उसका टैक्स नहीं काटा, तो जाहिर है वो खर्चा आपके लिए डिसअलाउ हो जाता है। ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 21 क्लॉज नंबर सी में। 21 सी में वो डिडक्ट यानी कोई वो अलाउड नहीं है खर्चा। तो इसी तरीके से जो जो चीज़ें सेक्शन 21 में लिखी हुई हैं, अगर किसी तरह से आपके ऊपर वो अप्लाई हो जाती हैं कॉस्ट की डिटर्मिनेशन में और वहाँ वायलेशन हो जाती है, तो वो इनएडमिसिबल डिडक्शन हो जाएगी, लिहाजा आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बना पाएंगे। उसके बाद सब सेक्शन नंबर 5 हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे आ जाइए, हम अब इसको ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सब सेक्शन नंबर 6 से लेकर सब सेक्शन नंबर 10 तक ये फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर एडिशन हुआ है। इसको हम इस सेशन में नहीं देख रहे हैं। उसके बाद एक रिडक्शन लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। सेकंड शेड्यूल पार्ट 3 में रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी की बात होती है। ये टैक्स रिडक्शन दी गई है। ये भी एक अहम क्लॉज है, इसे हम देख लेते हैं। ओके, सो क्लॉज 9A पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल हम देख लेते हैं। The amount of tax payable on income chargeable under the head capital gains on disposal of immovable property shall be reduced by 50% for the first sale of immovable property acquired or allotted to ex-servicemen and serving, acquired or allotted to ex-servicemen and serving personnel of armed force or ex-employee or serving personnel of federal provincial government being original allottee of the immovable property duly certified by the allotment authority। इसका मतलब ये है कि अगर आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉई हैं या फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आपको पता है उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में ये भी होता है कि उनको ज़मीन भी दी जाती है, प्लॉट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर उनको एक रिडक्शन दी जा रही है कि आप अगर, अच्छा पहले प्रोविजो भी साथ ही पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट फॉर कैपिटल गेन्स अराइजिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years from the date of acquisition of immovable property, the amount of tax payable shall be reduced by 75%। इसका मतलब ये है कि आपको मालूम है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कुछ कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ को और आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ को तो सबको ही तकरीबन मिलते हैं, प्लॉट्स मिलते हैं। नॉर्मली डीएचए वगैरह में, डीएचए हाउसिंग स्कीम्स में मिलते हैं, ज़रूरी ज़मीनें भी मिलती हैं। बहरहाल, तो सिर्फ इन 2 लोगों के लिए एक टैक्स रिडक्शन का प्रोविज़न है ये क्लॉज़ 9 के अंदर, 9A में। आपको पता है सेकंड शेड्यूल के 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में एग्ज़म्पशन फ्रॉम टोटल इनकम होती है, पार्ट 2 में रिड्यूस रेट्स की बात होती है और पार्ट 3 में रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी की बात होती है। इसका मतलब ये होता है आप नॉर्मल इनकम टैक्स अपना वर्कआउट करते हैं और उसके बाद
रिडक्शन माइनस कर लेते हैं। रिडक्शन का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नॉर्मल इनकम टैक्स ₹100 का आया, आप उसमें से जो भी रिडक्शन अवेलेबल है माइनस करके बैलेंस आपका टैक्स एक्सपेंस, टैक्स लायबिलिटी बनती है, जिसे आप टैक्स चार्जेबल कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि अगर आप फर्स्ट अलॉटी हैं और फर्स्ट सेल हो रही है एक ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो अलॉट की गई है एक हाज़िर सर्विस या रिटायर्ड आदमी को, और वो आदमी कौन था? वो आर्म्ड फोर्सेस का एम्प्लॉयी था या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी था। तो अब उन्होंने प्रॉपर्टी बेची और 3 साल से अगर पहले बेची तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ कैपिटल गेन आ रहा होगा, उस पे टैक्स वर्कआउट करना होगा। तो जो भी टैक्स आएगा आप 50% की रिडक्शन कर दीजिएगा उसमें। और अगर 3 साल के बाद बेची है और ज़ाहिर है अगर प्लॉट है और 6 साल से बाद नहीं बेची तो फिर तो ज़ाहिर है 6 साल के बाद तो वैसे ही टैक्स गेन एग्ज़ेम्प्ट कैपिटल गेन एग्ज़ेम्प्ट हो जाता है। 3 साल के बाद बेची है और 6 साल से पहले बेची है तो ज़ाहिर है फिर भी आपका कुछ ना कुछ कैपिटल गेन वर्कआउट हो रहा होगा, उस पे टैक्स आ रहा होगा। तो 3 साल के बाद बेचने पे जो भी आपका टैक्स आ रहा है आप 75% रिडक्शन कर दीजिएगा उसमें। और इस 9A की रिडक्शन आप आईआरएस पे जब जाएँगे तो टैक्स रिडक्शन के फॉर्म में ये अवेलेबल है, आप वहाँ पर इसकी रिडक्शन पोस्ट कर देते हैं। तो ये 9A की रिडक्शन है, ओरिजिनल अलॉटी होना चाहिए, फर्स्ट सेल होनी चाहिए। अब इस प्रॉपर्टी की सब्सिक्वेंट सेल पे भले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैप्टन साहब थे जिन्हें ज़मीन मिली थी, फर्स्ट अलॉटी थे, उन्होंने आगे किसी कैप्टन को बेच दी है। अब अगर वो कैप्टन दोबारा बेचेंगे तो ये उनको अवेलेबल नहीं है रिडक्शन, ये सिर्फ़ फर्स्ट अलॉटी को फर्स्ट सेल पे अवेलेबल है। तो ये बात हमारी हो गई। अब आप लोगों की हम रिकैप कर लेते हैं। हमने ये देखा कि कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, कैपिटल एसेट की हमने लिस्ट बना ली, कैपिटल एसेट की सेल करने पे एक गेन आता है, गेन को हम स्पेसिफाइड रेट पे टैक्स करार देते हैं सेपरेट ब्लॉक के अंदर। प्लॉट 6 साल के बाद आप बेचें तो एग्ज़ेम्प्ट है, प्रॉपर्टी 4 साल के बाद बेचें तो एग्ज़ेम्प्ट है, और फ्लैट 2 साल के बाद एग्ज़ेम्प्ट है, प्लॉट 6 साल के बाद और बिल्डिंग 4 साल के बाद। तो ये एक छोटा-सा रिकैप हो गया और अब आपके कोई क्वेश्चन्स हैं तो चैट में मुझे लिखें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। कासिम कह रहे हैं कि पर्सनल लैंड और पर्सनल प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग दोनों ही कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में हैं। जैसे कि आपने बताया प्लीज़ कन्फर्म कर दें। जी हाँ, बिल्कुल हमने जो ये लिस्ट बनाई थी इसमें देखें, क्लॉज़ ए में हमने लैंड ले ली पर्सनल, क्लॉज़ बी में हमने पर्सनल बिल्डिंग ले ली। तो पर्सनल लैंड और पर्सनल बिल्डिंग जो आपने एक्वायर की हुई है, अपनी वेल्थ में डिस्क्लोज़ करते हैं और उसको जब आप बेचेंगे तो बिल्कुल 37 में स्पेसिफाइड रेट पर आप कैपिटल गेन को टैक्स करा देंगे, लैंड और बिल्डिंग जो वेल्थ में है, पर्सनल है, इसको बेचने पर, ठीक है? एहतशाम ये पूछ रहे हैं कि अगर ज्वेलरी है, उसको बेचें तो क्या वो भी स्पेसिफाइड रेट पे टैक्स होगी? नहीं, ज्वेलरी पर्सनल एसेट है, लेकिन ऑर्डिनेंस ने इसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में बताया है, तो आपका सवाल ये है कि इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? देखें, हमने शुरू में जब एक ट्री पढ़ा था, उसमें हमने बात की थी 37 के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसकी बात हो गई स्पेसिफाइड रेट पे टैक्स होंगे, और एक है जो अदर एसेट्स हैं, जैसे कि आपने ज्वेलरी की मिसाल ली, तो ज्वेलरी के केस में जो भी गेन आएगा वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा, यानी नॉर्मल स्लैब रेट पे उस पे टैक्स हो जाएंगे, उसके कोई स्पेसिफाइड रेट्स नहीं है। सलीम भाई ये कह रहे हैं कि एक साहब हैं बिलाल जिनके वालिद का इंतकाल हुआ है, क्या लिखा है, 2002 में, लेकिन म्यूटेशन हुई है 2022 में और 2022 में विद इन 1 ईयर उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी, तो क्या कैपिटल गेन टैक्स आएगा? अच्छा, नहीं, नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि म्यूटेशन भले देर से हुई है, 2022 में अगर म्यूटेशन हुई है और 2022 में ही बिलाल ने जो उनके बेटे हैं, जो फ़ौत हुए हुए आदमी हैं, उनके जो बेटे हैं, तो 2022 में उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है। प्रॉपर्टी तो विद इन 1 ईयर बेची है और होल्डिंग पीरियड तो आपके ख़्याल में 1 ईयर ही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस पे लोअर हाई कोर्ट का डिसीजन भी मौजूद है। ये जो म्यूटेशन वग़ैरह है, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास ये चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए कि इसका अब बेनिफिशियल ओनर कौन है, वो बिलाल है। लेकिन जिस दिन वालिद साहब का 1995 या जो भी 2000 बता रहे हैं, 1995 जो भी आपने लिखा है, तो उस तारीख से आप होल्डिंग पीरियड काउंट करेंगे, क्योंकि जिस तारीख को वालिद का इंतकाल हुआ तो अब बिलाल उनके ओनली लीगल हायर हैं।
तो ये प्रॉपर्टी उन्हीं उन्हीं वही इसके मालिक हैं। किसी वजह से उन्होंने म्यूटेशन लेट कराई, आमतौर से ऐसे ही हो रहा होता है, आदमी ख़्याल नहीं करता, म्यूटेशन देर से हो रही होती है, ट्रांसफ़र देर से हो रही होती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन होल्डिंग पीरियड आप उस दिन से स्टार्ट करेंगे जिस दिन वालिद साहब का इंतकाल हुआ है और जिस दिन सेल हुई है, इन दोनों के दरमियान को के डिफरेंस को होल्डिंग पीरियड लेंगे। तो आपके केस में तो होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है, तो आपको यानी कि कैपिटल गेन नहीं आएगा, लिहाज़ा 37 में स्पेसिफाइड रेट्स नहीं एप्लीकेबल, आपका सारा का सारा गेन एग्ज़ेम्प्ट है ये। और बताइए? अच्छा, ये सबसेक्शन नंबर 6 से लेकर 10 तक बिल्कुल मैंने छोड़े हैं। ये नए सबसेक्शन ऐड हुए हैं। इसको मैं किसी और क्लास में एड्रेस कर लूँगा इंशाल्लाह। इसको अभी हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, आपका सवाल ये है कि बिज़नेस की लैंड कैपिटल एसेट में क्यों आती है? देखें खुर्रम भाई, बिज़नेस की लैंड कैपिटल एसेट में इसलिए आती है कि हमने बात की थी कैपिटल एसेट क्या होगा? हर हर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, चाहे बिज़नेस से मुंसलिक हो या ना हो। फिर नीचे 3 एक्सक्लूजन्स थी, उसमें पहली एक्सक्लूजन स्टॉक इन ट्रेड हमने निकाल दी। दूसरी एक्सक्लूजन ये थी कि वो डेप्रिशिएबल एसेट हो या उसपे अमोर्टाइज़ेशन मिलता हो। तो आप मुझे बताएँ, क्या लैंड जो है, लैंड पे क्या डेप्रिसिएशन मिलता है? क्या अमोर्टाइज़ेशन मिलता है? नहीं मिलता ना, और ये बिज़नेस की लैंड है। तो जब इस एक्सक्लूजन से वो बाहर नहीं हुई तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनिशन में आ गई। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर लैंड को अब आप बेच रहे हैं, तो इसका जो गेन आएगा वो सेक्शन 37 में ही टैक्स होगा, इसी हेड में उसपे टैक्स लिया जाएगा। वो नॉर्मल टैक्स रेजिम में नहीं जाएगा, आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं होगा, बल्कि सेपरेटली टैक्स हो जाएगा, स्पेसिफाइड रेट पे। ठीक है। हाँ, मुझे याद कराइएगा, मैं वो जो डिसीज़न का हवाला दिया लाहौर हाई कोर्ट के, मैं आपसे शेयर कर लूँगा। ठीक है? चलें, और कोई सवाल हो तो फिर ग्रुप में डाल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।